गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो भी न्यूज़पेपर होते हैं उनके मुख्य पृष्ठ का जो भाग होता है जिसे आप संपादकीय एडिटोरियल के नाम से जानते हैं, उसके बारे में यहाँ पर विचार विमर्श किया जाता है और चीज़ों को आसान और सरल भाषा में बताने का प्रयास किया जाता है। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह का आपको डेली वीडियो मिलेगा। जो भी यदि जिस पे लगे कि हाँ ये इसेंशियल है, इसके बारे में वीडियो बनाना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर वीडियो अवश्य बनाया जाएगा। और जो भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, वो अवश्य इस चीज़ को देखें। जानते हैं, जब आप एडिटोरियल जैसे चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो सबसे जो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बेहतर होगा। जो आपका एक नैरेटिव है, जो आइडियोलॉजी है, वो स्पष्ट, और आप खुद के साथ जो है कि तर्क वितर्क कर सकते हैं। इस प्रकार की जो है कला आपके अंदर धीरे धीरे विकसित होगी। हालांकि ये 1-2 दिन में नहीं होगा, एक लंबा समय आपको देना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। इससे आपकी लेखन शैली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, बेहतर बनेगी। आप किसी विषय को जब उठाएंगे तो उस पर काफ़ी अच्छा बोलेंगे, कहने का मतलब एक अच्छा वक्ता बनेंगे आप। तो चलते हैं आज फिर एक बार। तो सबसे पहले बता दें, जो आज का कंटेंट है, जो विषय बहुत ही बढ़िया है और इसके जो लेखक हैं वो वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं। उनका नाम आर राजगोपालन है और ये अमर उजाला का संपादकीय है। और आज का जो विषय वो शीत सत्र में क्षेत्रीय पार्टियां बनाएंगी दबाव। तो आपको बता दें, शीत सत्र एक ऐसा होता है जिसमें एक तरह से जो सत्ता पक्ष हैं, जो रूलिंग पार्टी हैं, उसको घेरने का प्रयास करती हैं। कौन? जो विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां हैं। ऐसा क्यों लिखा गया कि क्षेत्रीय पार्टियां बनाएंगी दबाव? क्या नेशनल पार्टियां नहीं रह गई हैं? नेशनल पार्टी आप कौन है? आप कह सकते हैं कि कांग्रेस कहाँ है, क्या ये क्षेत्रीय पार्टियां लड़ेंगी? तो बता दें, इस समय हमारे जो है राजकुमार जो हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, जिस वजह से एक लंबा समय उन्होंने दे दिया है और कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता, उनके हितैषी सारे लोग उनके साथ इस समय कूच कर रहे हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं और उसे एक और कह सकते हैं महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आगे चलते हैं हम। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव पर टीवी चैनल के एग्जिट पोल के नतीजों की पृष्ठभूमि में आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। तो बता दें, पिछले 1 महीने से जिस प्रकार से गुजरात और हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो रहा था, ठीक है, होने वाला था, तो जितनी राजनीतिक पार्टियां थीं, चाहे आम आदमी पार्टी रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, ये पूरी तरह से, कुछ लोग ये गिना रहे थे कि भैया हमने देख सकते हैं कई राज्यों में ये किया, वो किया, हमने शिक्षा में सुधार किया, हमने रोजगार मुहैया कराया, हमने स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों के लिए तमाम तरह के उपकरण लगाएं, ऐसे तमाम तरह की बातें हो रही थी। पर अब ये सारी चीज़ें ख़त्म है। एक दूसरे के ऊपर जो पिछले 1 महीने से दोषारोपण किया जा रहा था, अब वो ख़त्म है और 8 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा और पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो एमसीडी का चुनाव हुआ था दिल्ली के अंदर, वो पूरी तरह से बढ़त कर ली है आम आदमी पार्टी ने और एक जीत का जो शिखर उसने तय किया है। अन्य राज्यों को इससे सीखना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी पहले पंजाब में अपना परचम लहराती है, उसके बाद गुजरात में जिस दमखम से लड़ रही है, जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, मैं मानता हूँ यदि वो वहाँ पे सरकार नहीं बनाएंगी तो भविष्य में वो सरकार अवश्य बना लेगी। क्योंकि जिस दमखम के साथ वो लड़ रही है ना, पूरी तरह से उनके किले में, उनके घर में जिस तरह से वो गरज रहे हैं ना, आने वाला दिन बहुत ही गंभीर होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक बात याद रखिएगा। तो दोस्तों, जो इस बार का जो शीत सत्र होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है।
और क्योंकि देखिए ये 19 दिन का है, और 19 दिन का बोले तो अब तक का जितना भी शीत सत्र हुआ है सबसे छोटा है, और ये इस सदन का आखिरी होगा, क्योंकि जैसे ही नया साल आएगा उसके बाद एक जो नया बनाया जा रहा है संसद भवन, उसमें सारे लोग विस्थापित हो जाएंगे। जब शीतकालीन सत्र छोटा किया गया, यह सत्र इसलिए भी इतिहास में जाना जाएगा कि सदस्य अपने मोबाइल के फ़ोन के जरिए अपनी ई उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी, वो ज़्यादातर चीज़ों पर यकीन करते हैं कि टेक्निकल जो है काफ़ी इम्प्रूव किया जाए और चीज़ों को पेपरलेस बनाया जाए, बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई की आवश्यकता ना हो। पहले क्या होता था, जो आपके सांसद हुआ करते थे वो क्या करते थे, जैसे ही एंट्री करते थे पहले सिग्नेचर करते थे, पर आप अब कहीं भी रहेंगे अपने मोबाइल से आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। अब सांसदों को रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 95% सफलता दर के साथ कागज रहित लोकसभा बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। यह 17वीं लोकसभा का 10वां सत्र है, तो यह इसे याद करिएगा, यह 17वीं लोकसभा का 10वां सत्र है। मतलब जब से हमारे यहाँ चुनाव होने स्टार्ट हुए, जब से हमारे यहाँ संसद की बैठक स्टार्ट हुई, तब से ये देखा जाए सरकारें जब से बननी स्टार्ट हुई, ये 17वीं लोकसभा है और 10वां सत्र है। यह पहला शीतकालीन सत्र होगा जब विदेश मंत्री एस जयशंकर 18 देशों की यात्रा के दौरान अपनी द्विपक्षीय वार्ता के बारे में बयान देंगे, जिसका परिणाम विश्व नेताओं के साथ बेहतर समन्वय के रूप में सामने आया है। यह अपनी तरह का पहला सत्र होगा जब भारत G20 का नेतृत्व करने के साथ साथ जुलाई 2023 में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक की भी अध्यक्षता करेगा। तो इस बार जो है भारत को बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ मिला है। वो ऐसे तमाम देशों को कह सकते हैं एक्सपोज कर सकता है, वैश्विक स्तर पर लाकर खड़ा कर सकता है, जिसकी हमें उम्मीद थी, क्योंकि G20 देशों का मेज़बानी करना अपने आप में बहुत बड़ी गौरव की बात है। अब भारत जैसा देश किस प्रकार से अन्य देशों की पोल खोल सकता है कि किस प्रकार से यहाँ कई सारे देश हैं जो जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं आतंकवादियों के ऊपर, और कुछ देश ऐसे हैं जो संरक्षण और पोषण का काम कर रहे हैं इन्हीं लोगों को, इन्हीं आतंकवादियों को एक नए युग की जिस प्रकार से शस्त्र मुहैया कराए जा रहे हैं, एक बड़ी राशि फंडिंग की जा रही है, ऐसे देशों को चिन्हित करके इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाकर हम टेररिज्म पर काबू पाएंगे। पूरी दुनिया को साथ चलकर इसके ऊपर प्रतिघात करना पड़ेगा, आवश्यक है। अन्यथा दोस्तों, ये कुछ दबे कुचले जो आतंकवादी संगठन है, ये संसार में कहीं भी किसी भी समय हिंसा कर सकते हैं, और आए दिन जिस प्रकार से हमारा चाहे भारत जैसा देश रहा हो, चाहे अमेरिका का ट्विन टावर रहा हो, इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं। मैं मानता हूँ जिस तरह से अमेरिका जीरो टॉलरेंस नीति की बात करता था, और उसने एक समय किया भी था जब उसने लादेन को मारा था, अलकायदा को मारा था, उसी की तरह अन्य देशों को एक साथ आने की आवश्यकता है। पता है, जब यही अमेरिका था, जब अफगानिस्तान में लंबे समय तक रुक कर वहाँ पे जो भी टेररिज्म एक्टिविटीज़ थी या जो लोग उससे जुड़े थे उसकी खात्मा कर रहा था, तो कई सारे ऐसे देश थे, यहाँ भारत स्वयं उसमें था, लोग उसकी नीतियों का विरोध करते थे, उसकी आलोचना करते थे। पर आज स्थिति देखिए, उसने साबित कर दिया कि किस प्रकार से पाकिस्तान जैसा देश लादेन जैसे कुख्यात आतंकवादी को अपने ही देश में संरक्षण दिया था एबटाबाद में, और पाकिस्तान में घुस के जिस वीरता के साथ अमेरिका के सेना वहाँ गए और गोली सीने में उतार के चले आए, पूरी दुनिया देखती रह गई, कोई कुछ कर नहीं पाया। और करते भी क्या, कहते हैं ना, किसी को उकसाने पर यदि आपके अंदर उतना दमखम नहीं है, किसी को उकसाने पर यदि आप उकस रहे हैं ना, तो आपकी स्थिति ठीक वही होगी जिस प्रकार से आज यूक्रेन की स्थिति हुई है। पहले तो सारे देश मिलकर उसे चढ़ा दिए रहे, तुम बहुत कुछ कर सकते, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे आगे कोई टिकेगा नहीं, हम है ना तुम्हारे साथ, देखते हैं तुम नाटो का सदस्य बनो, ये करो वो करो, फिर उसके बाद हम तुम्हें सहयोग करेंगे, देखते हैं क्या बोलेगा। आज वो स्थिति है कि लंबा समय बीत गया है यूक्रेन में,
कोई बचाने वाला नहीं है। ठीक, मैं मानता हूँ कुछ यूरोप के देश, कुछ अमेरिकी जो देश हैं वो पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, चोरी चोरी अपने अपने जासूसों के माध्यम से वहाँ पे फंडिंग हो रही है, पैसा दिया जा रहा है। फिर भी जिस प्रकार से आए दिन नेस्तनाबूद कर रहा है यूक्रेन के शहरों को, वहाँ के लोगों को, ये सबक है उन लोगों के लिए जो दूसरे देश के या फिर दूसरे देशों के जो पीठाधिकारी हैं, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी उकसावे में आकर बहकने लगते हैं। ऐसे लोगों को आवश्यकता है कि न बहके, अन्यथा वह स्थिति होगी। अब स्थिति आ गई है, यदि इस प्रकार की सारी चीज़ें बनेंगी तो भारत एक बार फिर विश्व गुरु बन सकता है। इस सत्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के कारण संसद में उपस्थित नहीं रहेंगे। तो बता दें, राहुल जी जब संसद के अंदर होते हैं तो काफ़ी इंटरटेन करते हैं लोगों को, उनके बोलने का अंदाज और संसद में जिस प्रकार से उनका आंख मारना, अलग सा एक्सप्रेशन, बोलने की जो शैली है वो काफ़ी हैरान और परेशान करने वाली होती है। पर इस बार वो उनकी उपस्थिति कहीं ना कहीं हम देशवासियों को खलेगी, सत्तारूढ़ पार्टियों को भी खलेगी, क्योंकि इस बार वो भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए। इसलिए भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस में कोई दम नहीं है। ठीक, जो बंदा फेस टू फेस युद्ध करता था वो तो इस समय पदयात्रा पे चला गया है, तो उसका जगह मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई ले सकता है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस द्रमुक के चंद्रशेखर राव की बीआरएस जदयू चिराग पासवान की पार्टी का व्यवहार कैसा रहेगा? क्या चिराग बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को चिढ़ाएंगे? द्रमुक राज्यों के राज्यपालों की अनुचित शक्ति का मुद्दा उठाने को तैयार है। अब जब 3 राज्यपाल अपने मुख्यमंत्रियों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो 3 क्षेत्रीय दलों ने राज्यपाल की शक्तियों पर सवाल उठाने का मन बना लिया है। आप देख सकते हैं कि कई राज्यों में राज्यपालों की जो नियुक्ति हुई है पूरी तरह से मुख्यमंत्री से और राज्यपालों के बीच एक गहरा मतभेद बना हुआ है। मुख्यमंत्री कुछ और कहेंगे, वहाँ के राज्यपाल कुछ और कहेंगे। तो ये मसला भी इस बार शीत सत्र में उठ सकता है और इस पे भी तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन किए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत खफा है इस समय आपकी जो टीएमसी के मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हो या आपके केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हों। उसके बाद हैं विपक्ष राज्यपालों की शक्तियों पर बहस की मांग करने के लिए तैयार है, चाहे जिस भी तरह से देखें। जीत पर या एक ही सरकार के बार बार सत्ता में आने पर संसद के दोनों सदनों में कोहराम मच जाएगा। कांग्रेस पार्टी के नेता भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। अधिकारियों तौर पर यह कहा गया कि राहुल गांधी लोकसभा के शीत सत्र की कार्रवाई से बाहर रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम बता दी हैं। अब देखिए एक और मुद्दा है जो इस बार काफ़ी हाईलाइट था। मोरबी के बारे में आपने सुना होगा, जो एक ब्रिज था, एक भारी संख्या में वहाँ पर लोग उपस्थित होते हैं और वो कोलैप्स कर जाता है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है, जो मतलब पूरी तरह से झकझोर देने वाला हादसा था। और आपने देखा होगा कि इसकी जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं ली, एक दूसरे के ऊपर लोग दोषारोपण करते गए। तो लिखा है मोरबी पुल हादसे का मुद्दा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है लोकसभा अध्यक्ष, चाहे माने या ना माने। कांग्रेस के नेता खुले तौर पर कह रहे हैं कि वे इसे दोनों सदनों में उठाएंगे, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। कांग्रेस श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीनी जासूसी के ठहरने का मुद्दा भी उठाएंगे। तो कल का जो वीडियो हम बनाए थे आपने देखा होगा कि वहाँ श्रीलंका का जो हम्बनटोटा द्वीप है, जिसे पहले तो आर्थिक कर्ज देता है श्रीलंका जैसा देश, वही करता है जब किसी देश के ऊपर वो आधिपत्य करने का प्रयास करता है ना, तो जैसे हम भारतीयों को 200 सालों तक ब्रिटेन ने गुलाम बना के रखा, इसी तरह कैसे पहले हमारे देश के राजाओं को उपहार दिए हैं,
पहले उन्हें आकर्षित किए कि हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से आप लाखों कमा सकते हैं। और थोड़ा सा उसका रूप बदल के जिस प्रकार से चाइना जाता है, कहता है कि कितने पैसे की आवश्यकता है आपको, अपने राज्यों में आप लोग विकास करिए, क्या चाहिए आपको, विद्यालय बनाना है, यूनिवर्सिटी बनाना है, क्या बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, रोड बनवाना हम है ना, जितने पैसे की आवश्यकता थी दे दिया। उसे पता था कि ये दे नहीं पाएगा, उसके बाद उसने अपनी मनमानी शुरू कर दी। हम्बनटोटा द्वीप को दोस्तों उसने 100 साल की लीज पर ले रखा है, और अभी भी जानकारी मिली है कि वहाँ पे वो गुप्तचर संस्थाएं भी चला रहा है, कुछ जहाज़ें रोकी गई हैं, और जो भारतीय हित के लिए, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट का काम करेंगी, इसका भी मुद्दा उठ सकता है। उसके बाद इसके अलावा यूक्रेन युद्ध और क्वाड पर भी चर्चा हो सकती है, जैसा कि संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट किया। और यूक्रेन जैसे जो मुद्दा है अभी रिसेंटली में, अब इसके बारे में भी कई दिन हम चर्चा कर चुके हैं, इसके बारे में भी मुद्दा उठ सकता है, क्योंकि आज पूरा दुनिया, ठीक है, पूरी दुनिया के जो शासनाध्यक्ष हैं सारे लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। भारत ने जिस वीरता और शक्ति के साथ संदेश दिया पूरी दुनिया के सामने कि हम बाध्य नहीं हो सकते हैं। यदि आप कहेंगे कि हम तेल या अन्य वस्तुएं रूस जैसे देश से न मंगाएं, तो हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हम उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं, दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था भारत की है। उसके बाद हम जिस तरह से कोविड से अभी उभरे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदी का दौर चल रहा है, उसके बाद हमारे पास विकल्प नहीं है कि किन देशों के साथ क्रूड ऑयल, जो तमाम तरह की चीज़ें हैं, हम केमिकल किसके साथ करें। तो जब हमारे पास विकल्प हो जाएगा तब हम विचार विमर्श करेंगे। अभी फ़िलहाल कोई भी देश हमारे साथ मनमानी नहीं कर सकता, न ही हमें रोक सकता है, न हम रुकेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान करीब 16 नए विधेयक ला सकती है। संसद में पेश करने, विचार करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध विधेयकों में ट्रेडमार्क्स विधेयक और डेंटल बिल शामिल है। ट्रेडमार्क विधेयक मैड्रिड पंजीकरण प्रणाली के पहलुओं को शामिल करेंगे। कारण बताओ सुनवाई और विपक्ष की सुनवाई से संबंधित प्रक्रिया में संशोधन करने और ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक संचार को शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो आप देख सकते हैं कई मुद्दों पे इसको घेरा जाएगा। उसके बाद जो मैनपुरी का चुनाव है, जहाँ पर उपचुनाव हो रहा है, सपा संरक्षक धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की मृत्यु होने के बाद वहाँ से समाजवादी पार्टियों ने अखिलेश यादव की पत्नी को, डिम्पल जी को उठाया है। यदि वो शिकस्त दे देती हैं तो एक तरह से ये कहा जाएगा कि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, चाहे वो मोदी जी हों चाहे योगी जी हों। अब जो 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा, मोदी जी के लिए भी काफ़ी टफ एंड रफ होगा। तो ऐसे सारे मुद्दे उठाए जाएंगे, ठीक है। या फिर कहें कि शिक्षा की बात होगी, उसके बारे में भी मुद्दे उठाए जाएंगे। मैं आज एक बात आपको बता दूं, किन राज्यों में क्या विकास हुआ है जानते हैं। आज आम आदमी पार्टी क्यों मात दे रही है, हर जगह जो राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां उन्हें शिकस्त दे रही हैं। पहले उसने कांग्रेस को दिया, फिर भारतीय जनता पार्टी को दिया। यदि यही स्थिति रहेगी ना तो वो दिन दूर नहीं, ये मान के चलिएगा। यदि इसी प्रकार की आम आदमी पार्टी की कार्यशैली रही, ठीक है, और इसी प्रकार की राजनीति रही, जिस प्रकार से गरीबों, वंचितों, दबे कुचे की ये राजनीति करती है, मध्यम वर्गीय परिवारों की राजनीति करती है, शिक्षा को बेहतर बनाने का प्रयास करती है, रोजगार हर परिवार को देने का प्रयास करती है, बिजली पानी मुफ्त कर रही है, स्वास्थ्य को लेकर जिस प्रकार से मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह बनवा रही, यदि इसका इसी प्रकार का राजनीति रहा तो अवश्य बहुत आगे जाएगा। क्योंकि ये बेसिक चीज़ को उठाती है कि प्रत्येक तुरंत इसका इंस्टेंट लाभ मिले, तो ये बहुत बड़ी बात है। पर आज की स्थिति ये है कि दिल्ली के अंदर कुछ आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे तमाम तरह के, चाहे वहाँ के डिप्टी सीएम हो मनीष सिसोदिया जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनकी आलोचना करती है, कहीं ना कहीं घेरने का प्रयास करती है, कहीं ना कहीं फंसाने का प्रयास करती, चाहे वो शराब के ऊपर रही हो चाहे अन्य चीज़ों के ऊपर। तो इससे कहीं ना कहीं विश्वसनीयता अपनी
भारतीय जनता पार्टी खो रही है। एक तरह से लग रहा कि ये प्रतिशोध की राजनीति आजकल चल रही है हमारे देश में। यदि आप भारतीय जनता पार्टी के विषय में कुछ भी बोलते हैं तो कल आप थाने में मिलेंगे, उसके बाद सीधे आपको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। तो ये जो समझ रहे हैं, ईर्ष्या भरी जो राजनीति है ये कभी भी किसी भी देश के लिए बाधक का काम करेगी, विकास का काम कभी नहीं कर सकती है। इन चीज़ों से ऊपर उठकर हमें देखना होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।